नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी। शर्मा साहब, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीतासरण जी, लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा। मैं सीधा और पहला प्रश्न इस पर ही करूँगा कि आपके कार्यकाल में जो सत्र आयोजित हुए, जो सत्र आहूत हुए, वो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ गए। तो आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादाएं धीरे धीरे दरक रही हैं? जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इसकी गरिमा को कहीं ना कहीं उस लिहाज से सम्मान नहीं दे पा रहे। वर्ष 2015 के 2 सत्र हंगामे के भेंट चढ़े हैं। उसके पहले के सत्र लगभग पूरे हुए। तो एक तो ये कथन ठीक नहीं है कि सारे सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गए। पिछला बजट सत्र भी हुआ, उसमें चर्चाएं भी हुई, आखिरी 1-2 दिन जरूर हुआ। इस वर्ष जो बजट सत्र और मानसून सेशन था वो जरूर हंगामे के भेंट चढ़े, किंतु अब ऐसा हो जाता है कई बार, किंतु ऐसा है नहीं कि लोकतंत्र पटरी से उतर गया है। नहीं, जब तक आपके जैसे मुखिया इस लोकतंत्र के मंदिर का संचालन करेंगे, निश्चित रूप से पटरी पर नहीं उतरेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा का अपना एक गौरवशाली इतिहास और अतीत रहा है। तो आपको मैं आपके नज़रिए से ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं, क्योंकि सदन में जब तक चर्चाएँ नहीं होंगी, लोकतंत्र में चर्चाएँ होना और संवाद होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के जनप्रतिनिधि बजाय चर्चा के हंगामे को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की या दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके अनुभवों का यहाँ लाभ लेना चाहता हूँ कि ये बात जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे कि जब वो इस मंदिर में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो धैर्य, सहनशीलता और वो संयम भी उन्हें बरतने की ज़रूरत है, ताकि जनहित के मुद्दों पर एक विशेष चर्चा और एक जो उनकी बातचीत है वो संयमित तो सार्थक हो सके। ये एक चिंता का विषय तो है कि बजाय चर्चा के या बहस के और हंगामे या शोरगुल होने लगा है। किंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि जब ये समस्याएं आती हैं तो इनके समाधान भी वो जनता से चुने हुए लोग ही खोज लेते हैं। और इन 2 सत्रों के जो हंगामे की भेंट चढ़े, उनके बाद में इसको अपने आप ही माननीय सदस्यों ने सोचा, और इसलिए भले ही वो 1 दिवसीय सत्र था, जब वो आया तो उसमें कोई 50 से अधिक मेंबर्स ने भाग लिया और 10:30 बजे से शुरू हुई विधानसभा लगभग 6:30 बजे तक चली, जिसमें भोजन अवकाश भी नहीं हुआ। तो ये उसका एक पॉजिटिव दृष्टिकोण भी है कि जब कभी ऐसा महत्व का प्रश्न आ जाता है तो सारे सदन ने, आपने एक बात और देखी होगी कि जब अनुपूरक का प्रस्ताव आया तो सारे सदन ने एक मत से उसको स्वीकार किया। कभी भी बजट प्रस्तावों में आप पूरे इतिहास उठा करके देख लेना, चाहे बजट हो चाहे अनुपूरक, हाँ की जीत ही होती है। ये मेरे जानकारी में, मेरे ध्यान में तो पहले ही, और हो सकते कोई पूर्व उदाहरण, पर मेरी जानकारी में मेरे ध्यान में ये पहला है जिसमें विपक्ष ने कहा कि साहब सर्वसम्मति से लिखना। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच भी है। तो इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि धीरे धीरे ये व्यवस्था फिर सुधरेगी, और जब बहुत बिगड़ती है तो बहुत तेज़ी से सुधरती भी है। उस ओर हम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के राजनीतिक पटल पर जो एक सूखे की एक बड़ी समस्या है, निश्चित रूप से आप एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं और इस समस्या से आप निश्चित रूप से 2-4 भी हो रहे होंगे, रूबरू भी किसान आपसे हुए होंगे। उस पर सूखा के ऊपर एक दिन का पूरा सत्र बुलाना और उस सत्र का एक सफल संयोजन होना, आप इसको मध्य प्रदेश के किसानों के हित में किस दृष्टि से देखते हैं कि ये बजट जो इसमें पारित हुआ उससे किसानों को कितना लाभ मिलने वाला है? देखिए, एक लाभ तो सीधा ही है कि बजट के माध्यम से उनके पास राशि पहुंच रही है। दूसरा लाभ ये है जो इस चर्चा से हुआ कि बहुत से, ये हमारा विविधताओं भरा हुआ प्रदेश है और हर क्षेत्र की खेती की अपनी अपनी माटी है,
अपनी अपनी जलवायु है, अपनी अपनी समस्या है। उन सबकी चर्चा यहाँ हो गई और उन सबकी चर्चा के बाद अनेक सदस्यों ने बड़े अच्छे सुझाव दिए। एक विषय ये भी निकला कि इसके पैटर्न में, चूँकि ये जो आपने एक अभी बात स्वयं कही कि सूखे की बार बार या अतिवृष्टि की बार बार मार हो रही है, तो इस क्रॉप पैटर्न को भी किसी प्रकार से चेंज किया जाए। तो ये बात सरकार तो सोच रही थी, किंतु सरकार के सोचने का असर नहीं होता या शायद वो ज़मीन पर नहीं आ पाती। पर जब सदन ने उसको सोचा और सारे दल के लोगों ने सोचा तो वो अब ज़मीन पर आएगी। और इसलिए इस समस्या, प्रकृति की मार से बचना तो किसी के बस का नहीं होता, किंतु उस मार को सहन करने की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो इस चर्चा से ये भी लाभ हुआ है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे मैं यहाँ करूँगा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विपक्षी आरोप लगाता है कि सरकार जो है वो सत्र चलने नहीं देती, सरकार चर्चा से भागती है। तो अब चूँकि आप एक अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं, आपको क्या लगता है कि विपक्ष का ये आरोप महज राजनीतिक है या विपक्ष की खींच है? आखिर क्या सच्चाई है इसमें? अब इस पर यदि मैं कुछ बोलूँगा तो मैं इस पक्ष में या उस पक्ष में झुका हुआ माना जाऊँगा। तो इसका निर्णय मैं हमारे जो सबसे ताकतवर लोकतंत्र की एक बड़ा स्तंभ है मीडिया, उन पर ही छोड़ता हूँ कि वो विचार करें कि इसमें दोषी कौन है, या यदि दोषी दोनों हैं तो ज़्यादा दोषी कौन है। जिस प्रकार से बिहार में जो जनता का रुख रहा, एक देश के एक बड़े दल के प्रति जो लगातार जीतता चला जा रहा था, तो उसके बाद बिहार की जनता ने जो एक महागठबंधन का चयन किया, उस महागठबंधन के अध्यक्ष जी ने कल यहाँ मध्य प्रदेश की धरती पर ये बोला कि कांग्रेस अब बूढ़ी हो गई है, और वही कांग्रेस वहाँ उस गठबंधन के साथ हाथ मिला के इतरा रही है। तो आप अब कम से कम इस नज़रिए पे तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि ये कैसा गठबंधन है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने गठबंधन के घटक को बोलता है कि वो बूढ़ा हो गया? अब इस पर भी मैं यदि कुछ बोलूँगा तो वो सीधे सीधे एक बहुत बड़े जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दल के हैं और गठबंधन के नेता के राष्ट्रीय दल के हैं, उन पर वो टिप्पणी होगी। मैं नहीं सोचता कि ऐसा कुछ कहना मुझे उचित है, किंतु जहाँ तक चुनाव के प्रश्न हैं या उनके परिणाम के प्रश्न हैं, तो लोकतंत्र की ब्यूटी यही है। से ना तो किसी को बहुत उत्साहित होना चाहिए और ना किसी को निराश होना चाहिए। लोकतंत्र में और दूसरे तंत्रों में फ़र्क क्या है? सत्ताएं परिवर्तन तो दूसरे तंत्रों में भी होती हैं, किंतु लोकतंत्र में वो जनता की सहमति से होती है। और जो भी जनता के सामने जाता है वो ये कहता ही है, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, कि हमको जनता का निर्णय स्वीकार है, हम और प्रयत्न करेंगे। जो जीतता है वो कहता है कि हम और अच्छा काम करेंगे, जो नहीं जीत पाता है वो कहता है कि हम और प्रयत्न करेंगे। तो ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। अब कुछ बात वहाँ कहना और कुछ यहाँ कहना, इसके बारे में मैं नहीं सोचता कि मैं कुछ कहूँ, पर मैं कम से कम ऐसा नहीं करता। निश्चित रूप से अब ये आपके व्यक्तित्व की विशेषता कहें या आपके पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, या मैं इसको ये समझूं क्योंकि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मानस में जिस प्रकार से मुखिया की परिभाषा गढ़ी गई है, उसको आप भली भांति मध्य प्रदेश के पटल पर निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि और क्या राजनीतिक सुधार की आवश्यकता है जिसके चलते लोकतंत्र और लगातार मजबूत हो सके और राजनीतिक दलों के प्रति जो एक आम जनमानस में एक छवि बन गई है, पहले नेताओं के बारे में एक छवि जो होती थी, जो मूरत गड़ी रहती थी आम आदमी के मन में, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही, वो कहीं ना कहीं टूट रही है। एक वीवीआईपी का, एक भ्रष्टाचार का आवरण कहीं ना कहीं उन्हें धूल धूसरित कर रहा है। तो कैसे उस छवि को पुनः परिमार्जित किया जा सके, परिष्कृत किया जा सके, उसके विषय में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। ये विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने जब ये कार्यभार संभाला था उसके बाद भी ये वाली बात बोली थी कि जिस दिन राजनेताओं पर इतना भरोसा हो जाएगा प्रदेश की या देश की जनता को, जितना भरोसा आज की तारीख में न्यायाधीशों को होता है, तो फिर ना तो ये जो आपका प्रश्न है इसकी आवश्यकता पड़ेगी,
और ना इस प्रदेश को कोई प्रगति से रोक पाएगा और देश को भी रोक पाएगा। किंतु ये गिरावट सिर्फ एक राजनीति के क्षेत्र में आई है ऐसा नहीं है। ये गिरावट हमारे समाज के हर क्षेत्र में आई है और राजनीतिक लोग या राजनीति वो उससे अछूती नहीं है। और इसलिए एक अकेले वर्ग के प्रयत्न करने से इसमें कुछ होगा भी नहीं। निश्चित रूप से ये बात ठीक है कि चूंकि ये लीडर कहलाते हैं, नेता, तो इसकी पहल लीडर को ही करना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को ही करना पड़ेगा। और मैं ऐसा सोचता हूँ, आपने जो सुधार की बात शुरू में की थी, सुधार ऊर्ध्वगामी होता है, अप स्टेयर्स चढ़ता है और नीचे आने में दिक्कत नहीं होती, पर ऊपर जाने में दिक्कत हमेशा होती है। तो ऐसा ही सुधार, चाहे वो समाज का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे व्यवस्था का हो, इसको ऊर्ध्वगामी लाने के लिए प्रयत्न करना ही पड़ता है। और वही लोग इसको प्रयत्न करते हैं जो उस पर गंभीरता से चिंतन करते हैं। हम सब लोग इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं। और मैं जिस राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, उस राजनीतिक दल के सदस्य के जो लीडरशिप है वो कहते हैं कि वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस। तो ये डिफरेंस समाज में लाने का प्रयत्न जारी है। जी, निश्चित रूप से जनता तो इसका एक, अगर मैं ये कहूँ कि इसका एक चमत्कारिक विकल्प खोज रही है और उस चमत्कारिक विकल्प की खोज का नतीजा ही आम आदमी पार्टी है। उन्होंने भी बहुत सारे आरोप लगाए, यहाँ भ्रष्टाचार है, चोरी है, आतंक है, ऐसा है, वैसा है, और आज वो खुद एक राजनीतिक दल के तौर पर एक सरकार बनाकर स्थापित हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ राजनीतिक स्वार्थों के चलते जिस प्रकार से एक दूसरे पर अब जो आरोपों की राजनीति शुरू हो गई है, उसने कहीं ना कहीं राजनीतिक मूल्यों का भी बहुत अवमूल्यन किया है? दरअसल पॉलिटिक्स थोड़ी नेगेटिविटी की ओर जा रही है। निंदा करके, देखिए, प्रशंसा पाने के दो तरीके होते हैं। और हमने स्टूडेंट लाइफ से एक बात पढ़ी है कि अपनी लकीर बड़ी करना है तो उसके दो तरीके, या तो सामने वाले की लकीर छोटी करो या अपनी लकीर बढ़ाओ। अपनी लकीर बढ़ाना हमेशा कठिन होता है। ये जो नेगेटिविटी है, जो निंदा है, ये सामने वाले की लकीर छोटी करने की प्रक्रिया है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। समय रहते इसमें सुधार आएगा, पर ये तब आएगा जब आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब तक राजनीतिक लोग या प्रशासनिक लोग या अन्य व्यवस्थाएं ऐसे कार्य करेंगे जिसमें आरोपों की गुंजाइश रहेगी, तब तक आसान रास्ता ही अपनाएंगे लोग, दूसरे की लकीर छोटी करने का। किंतु जिस दिन आप इतने क्लीन हो जाएंगे कि आप पर कोई आरोप की गुंजाइश नहीं रहेगी, सिवाय इसके साथ डेवलपमेंट नहीं हुआ, तब ये व्यवस्था, तब ये नेगेटिविटी समाप्त होगी और बहुत जल्दी होगी। अभी आपकी तो, आप तो यंग हैं, अभी आपके समय में ही बहुत जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है कि पॉजिटिविटी की ओर पॉलिटिक्स बढ़े। आपने एक बहुत ही उम्दा बात कही कि राजनेता इस समाज से ही आते हैं और राजनेताओं को या राजनीति को ही मात्र किसी कमी खामी के लिए दोषी ठहरा देना ठीक नहीं होगा। एक विधायिका भी इसमें काम करती है, कार्यपालिका भी काम करती है, न्यायपालिका भी काम करती है, ये समाज के घटक हैं। और इन तीनों के कार्यों के बीच में आपसी संवाद स्थापित करके मीडिया ने भी अपना एक मुकाम बनाया। तो आपको नहीं लगता कि नकारात्मकता को ज़्यादा स्थान मिलना भी प्रसिद्धि, मतलब कोई भी नकारात्मक बात तुरंत प्रसिद्धि पा लेती है? कहीं ना कहीं अब ज़रूरत ये भी है कि जो ठीक काम कर रहे हैं उनको, उनके प्रति समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण बने, क्योंकि अब नैतिक मूल्यों के आधार पर तो किसी भी चीज़ का न तो चयन होता है, ना वर्ण होता है, ना निर्णय होता है। अब तो नैतिकता के तकाजे अलग हो गए। तो और कहाँ कहाँ आवश्यकता है, कैसे सुधार करे, कैसे इस चीज़ों को रिफॉर्म किया जाए? कठिन सा प्रश्न है ये, क्योंकि ये प्रश्न समाज सुधार से संबंधित है और समाज सुधार किसी नियम प्रक्रिया से नहीं हो सकता। ये स्वप्रेरणा का और स्वधारण का विषय है। तो क्या राजनेता गांधी जी जैसा आचरण प्रस्तुत नहीं कर सकते? देखिए, गांधी जी, विवेकानंद जी जैसा विश्व में एक ही हुए।
एक आध राजनेता यदि वैसा हो भी जाएगा तो गांधी के बाद क्या हुआ? गांधी के बाद क्या हुआ? उन्हीं राजनेताओं ने तो कमान संभाली जो गांधी के अनुयायी थे और वर्षों रहे सत्ता में। उसके बाद में गिरावट क्यों आई? इसलिए एक गांधी से काम नहीं चलेगा। स्वामी विवेकानंद ने भी ऐसा नहीं कहा कभी कि मेरे जैसा एक आ जाए। विवेकानंद ने कहा कि यदि 50 ऐसे नौजवान आ जाएं तो मैं हिंदुस्तान को बदल दूं। उनके जैसे एक डायनेमिक पर्सनैलिटी को, एक महान व्यक्तित्व को भी 50 लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए एक व्यक्ति से सुधार नहीं आएगा। समूह, ये समूह प्रयत्न करेगा और समूह प्रयत्न करके इस सुधार को लाएगा। उसमें दोनों बातें होंगी, एक तो स्वप्रेरणा और दूसरा कुछ व्यवस्थाएं जिसको कि हम साधारण भाषा में नियम बोलते हैं। दोनों के समन्वय से सुधार होगा। स्वप्रेरणा और नियम के जो जुगलबंदी से ही कोई सुधार संभव है। अब गांधी जी स्वच्छता के लिए एक विशेष तौर पर उनका अपना एक, उनके नेचर में स्वच्छता थी। उनके इस अभियान को इस देश के प्रधानमंत्री ने उठाया, तो अब ये अभियान पर भी पार्टी का ठप्पा लग रहा है कि गांधी जी हमारे थे, ये तो हमने शुरुआत की थी। तो वर्तमान जो राजनीति का दौर है उसमें मतलब अच्छी चीज़ों पे भी मेरा तेरा बंटवारे वाली स्थिति आ जाती। तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई अच्छी चीज़ है, जैसे ये, इसलिए मैं इसका समर्थक हूँ कि अगर ये अभियान इस देश के प्रधानमंत्री ने कहीं उठाया है तो यदा कदा उसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो अच्छी चीज़ों पर भी अब जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है कि वल्लभ भाई पटेल की बात की तो उन्होंने कहा वो तो एक पर्टिकुलर पार्टी के गृह मंत्री थे। तो जब भी कोई अच्छा करता है तो वो इस देश की धरोहर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अब इस मूल भावना को भी आत्मसात करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते आप? देखिए, वो फिर बात वहीं आ रही है कि अभी जो समाज की दिशा हो गई है, निश्चित ही उसमें पॉलिटिकल लोग भी एक हद तक दोषी हैं और वर्तमान व्यवस्था भी दोषी है कि जो महान पुरुष हैं उनके भी बंटवारे हो गए। जबकि वो देश के थे, वो न किसी दल के थे, न किसी जाति के थे, न किसी व्यक्ति के थे, किंतु उनके बंटवारे हो गए। और ये बंटवारे अभी हुए, पहले नहीं थे। जब वो महान थे तो थे, और अब भगवानों के बंटवारे होने लगे। तो ये सारी चीज़ें चिंता की हैं, किंतु आप पूछ रहे हैं और मैं उत्तर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी चिंता कर रहे हैं और यही लोग इन समस्याओं के हल भी ढूंढेंगे। अब फिर आपने एक बार बहुत अच्छी बात कह के मुझे फिर निरुत्तर कर दिया, क्योंकि मैं इस पद की गरिमा के चलते कुछ ऐसे राजनीतिक प्रश्न तो निश्चित रूप से आपसे करना न तो उचित है न जायज़ है। तो मैं फिर जिस मंच पर आप हैं, जिस पद पर आप हैं, उस पर आप बैठकर मध्य प्रदेश की इस धरा को, मध्य प्रदेश की इस राजनीति को अन्य प्रदेशों से कितना इतर सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति कितनी सार्थक है, कितनी सार्थक दिशा में जा रही है, विपक्ष की भी पक्ष की भी? क्योंकि मध्य प्रदेश जिस प्रकार से प्रगति के पथ पर अग्रसर है, कुछ समय में मध्य प्रदेश को एक शांति प्रिय प्रदेश के तौर पर देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि राजनीति से ही उद्योग, विकास, संभावनाएं, निवेश सब जुड़े हुए हैं। जिस प्रदेश का राजनीतिक वातावरण ठीक होगा वहाँ विकास निश्चित रूप से होता है। तो आपको लगता है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के ऊपर अभी कुछ एक गंभीर आरोप लगे कि भ्रष्टाचार ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जिस प्रकार का हो हंगामा होता है कहीं ना कहीं वैश्विक छवि भी खराब करता है। तो आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की राजनीति को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इस पूरे विषय? यदि हम सारे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज भी मध्य प्रदेश की राजनीति सबसे साफ सुथरी है। यहाँ अपराधीकरण नहीं है राजनीति का, बिल्कुल ठीक, बाहुबली पैटर्न भी नहीं है यहाँ। यहाँ बहुत हद तक व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगते, और विकास की बात होने लगी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश जिस प्रकार से खेती के, कृषि के क्षेत्र में एक मॉडल बन के उभरा है पूरे
देश के लिए, उसी प्रकार राजनीति के लिए भी एक मॉडल बन के उभरेगा, नंबर 1। पर इसी विषय में मैं अरुण जेटली जी का एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। वो एक इलेक्शन कैंपेन में आए थे मध्य प्रदेश में, इसी विधानसभा के चुनाव में, और तब उन्होंने एक कमेंट की थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजनीति का एजेंडा बदल दिया है और राजनीतिक, अब बोले लोग विकास की बात करने लगे। तो यदि ये राजनीति का एजेंडा बदलने की बात अरुण जेटली जी जैसे विद्वान व्यक्ति कर रहे हैं और उसका श्रेय यदि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश को देते हैं, तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। तो ये विकास, ये राजनीति का एजेंडा मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में विधानसभा के सत्र समय से आहूत हों, उनका सफलतम संचालन हो, इसके लिए आप पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, आपस में समन्वयन कराने का प्रयास करते हैं, बावजूद इसके कई बार सत्र नहीं चलते। तो आगामी सत्रों में इस प्रकार का हंगामा ना हो और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो, उसके लिए कोई कार्य योजना अगर आपने तैयार की? पहली बार ये परंपरा शुरू हुई है जी, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया। पिछली बार बुलाई गई थी, इस बार फिर बुला रहे हैं। पिछली बार बीच सत्र में बुलाई थी हंगामे के चलते, इस बार सत्र के पहले बुला रहे हैं। एक चीज़ और हम करने जा रहे हैं कि विधायकों के प्रशिक्षण तो होते थे, किंतु विधायकों के स्टाफ के प्रशिक्षण नहीं होते, जबकि विधायी कार्य में और प्रशासनिक कार्य में उनको भी पारंगत होना जरूरी होता है, क्योंकि विधायकों को जनसंपर्क भी करना पड़ता है, उनको पब्लिक के कार्यक्रम में भी शामिल होना पड़ता, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी शामिल होना पड़ता, तो बहुत सा काम उनका स्टाफ देखता है। इस बार हम उनके स्टाफ के प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम रख रहे हैं। 2 या 3 दिन का वो प्रशिक्षण होगा और सत्र के ठीक पहले के 2-3 दिनों में होगा। तो इससे भी हमारी संसदीय प्रक्रिया मजबूत होगी। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेंगे कि चर्चाओं से सत्र प्रारंभ हो और चर्चाओं से ही समाप्त हो। बीच में यदि कोई ऐसी अव्यवस्था वाली बात आती है तब भी उसका समाधान बातचीत से ही करेंगे। एक और इस चर्चा के दौरान ये अंतिम प्रश्न कि जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में काम करता है तो उसकी अपनी एक कार्यशैली होती है, उसका अपना कार्य करने का एक ढंग होता है। जब आप इस पद पर आए हैं, चूँकि ये इस प्रदेश की राजनीति का सर्वोत्कृष्ट पद है, तो इसमें आप क्या चाहते हैं कि आप अपने कार्यकाल के दौरान आपका एक ऐसा कोई स्वप्न के इस पद पर रहते हुए आप एक नज़ीर छोड़कर जाएं आगे आने वाली जो अब पीढ़ी है उसके लिए, कोई ऐसी सोच इस विधानसभा के लिए, इस भवन के लिए, इस परंपरा के लिए? आम जनता के मन में ये भावना हो कि विधानसभा हमारे सुख दुख की साथी है, यहाँ हमारी समस्याएं हल होती हैं, यहाँ से हमारी समस्याएं ना केवल एग्जिस्टिंग समस्याएं हल होती हैं, हमारे भविष्य की चिंता भी की जाती है। तो प्रदेश की जनता का भूत, क्योंकि अब जो पुरानी समस्याएं हैं, कागज़ पड़े हैं 15-15 साल से निराकरण नहीं हो रहे हैं, उनका भी हल होना जरूरी है। वर्तमान और भविष्य, ये तीनों का केंद्र बिंदु विधानसभा बन जाए, इतनी आशा हो जाए जनता को कि अब यहाँ से हमारी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों बनेगा, ये हमारा स्वप्न है। और मुझे विश्वास है कि ईश्वर इसमें मेरी मदद करेगा और काफ़ी हद तक इसमें सफल होंगे। निश्चित रूप से समय की प्रतिबद्धता के चलते मैं यहाँ चर्चा समाप्त करूँगा। तो आपसे चर्चा के दौरान जो वानगी देखने को मिली कि जब तक हौसला नहीं होगा एक भी फैसला नहीं होगा, और ये लोकतंत्र जनता की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बने, अगर यह नहीं होगा तो किसी का भी भला नहीं होगा। तो ये भला करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने राजनीतिक मुद्दों पर तो मुझे बिल्कुल बाईपास पर खड़ा कर दिया, लेकिन विधानसभा के संबंध में और इस विधान भवन की गरिमा और गौरव के संबंध में जो आपने हमें समय दिया, जो चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।